तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस सीरीज का हमारा ये 2024 का 8वां क्लास है, जहां हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। हमारा ये क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे वो ये 30% का ग्रुप बी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, तमाम एग्जामों के लिए हमारे क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि राजभाषा से है। ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूल 11 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, मैनुअल कोड प्रोसीड्यूर्स रिलेटेड लिटरेचर स्टेशनरी इसी शुड बी इन विच लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि राजभाषा का जो रूल नंबर 11 है, उसके अनुसार जो मैनुअल होगी और संहिताएं या फिर रजिस्टर्स का प्रारूप होगा या फिर हेडिंग्स होगा, ये सब क्या होगा, किस लैंग्वेज में होगा, इन विच लैंग्वेज। यहाँ पे क्या बोला गया, ये सब किस लैंग्वेज में होगा, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 11 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो है 1976, उसका रूल नंबर 11 के तहत क्या होना चाहिए, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। अब राजभाषा का जो रूल नंबर 11 है, वो कहाँ नहीं लागू होता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे लागू नहीं होता है, तमिलनाडु में लागू नहीं होता है। तमिलनाडु में जो है लागू नहीं होता। और राजभाषा में अगर पूछ दे 1976 में जो है, उसके अंतर्गत कुल कितने नियम है, तो टोटल 12। कुल कितने नियम है, रूल टोटल कितने हैं, टोटल रूल है 12। रूल की संख्या कितनी है, 12। यहाँ पे 11 का बाद बोला गया है। टोटल रूल्स कितना है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंडर नंबर ऑफ टोटल रूल्स इक्वल टू 12। कब लागू हुआ था, 28 जून 1976 को। राजभाषा का जो नियम है वो कब लागू हुआ था, 28 जून 1976। 28 जून 1976 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 28 जून 1976 को लागू हुआ था। जिसमें क्या है, टोटल 12 रूल्स जो है लागू किए गए थे, इम्प्लीमेंटेड किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड। क्या पूछा गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है कहाँ पे लोकेटेड है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान क्या है, केंद्रीय केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है, भाषा संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। सही आंसर है मैसूर में। कहाँ पे है, मैसूर में जो है स्थित है। कब स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 17 जुलाई 1969। कब हुआ था, 17 जुलाई 1969, 1969। 17 जुलाई 1969 को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो है स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मैसूर में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ऑफ एनी ऑफिस। मतलब क्या है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितनी बार होती है, कितनी बार आयोजित होती है। तो ये 3 महीने में एक बार। कितना होता है, 3 महीने। किसी भी ऑफिस में जो होगा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो होगा उसकी बैठक 3 बार होती, 3 महीने में एक बार होता है।
3 महीने में, वंस इन अ 3 मंथ, 3 महीने में एक बार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है हमारा, वो एस्टेब्लिशमेंट से है। पूछा गया है अमाउंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज इक्वल टू, मतलब सीटीजी, आप लोगों ने सुना होगा सीटीजी। इसका मतलब क्या है? कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। कब मिलता है? जब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है तब मिलता है। कितना मिलेगा? 80% ऑफ बेसिक पे। आपका जितना बेसिक पे है उसका 80%, मान लीजिए क्या है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है तो कितना मिलेगा? 80,000 रुपया मिलेगा सीटीजी, ट्रांसफर अलाउंस जो है वो। इस क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी रेल कर्मचारी का है, वो 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर, 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। इफ एनी रेलवे एम्प्लॉय हैज बीन ट्रांसफर्ड मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, देन क्या होगा, ही विल गेटिंग 80% of his basic pay as a CTG, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। कितना मिलेगा? 80% मिलेगा बेसिक पे का। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा, अगर किसी का ट्रांसफर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा, तब ये कितना होगा? 100% होगा। पिछले महीने का जो बेसिक पे होगा उसका 100% मिलेगा, अगर किसी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो होता है ट्रांसफर किया जाता है किसी कारणवश। अगर किसी रेलवे कर्मचारी का क्या होगा, 20 किलोमीटर से कम है, 20 किलोमीटर से क्या है, कम है, मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो गया और उसका जो दूरी है पहले स्थान से दूसरे स्थान में जो ट्रांसफर हो गया वो 16 किलोमीटर है, तो उस केस में क्या होगा, 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/3 जो है वो मिलेगा उसको ट्रांसफर अलाउंस। अगर किसी रेलवे कर्मचारी में जो है पति और पत्नी दोनों क्या है, दोनों क्या है, नौकरी करते हैं, और दोनों का ट्रांसफर जो है 6 महीने की अवधि के भीतर जो है अलग अलग स्थानांतरित किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, अनुदान 50% मिलेगा, अंतिम रूप से जो है 50% मिलेगा ट्रांसफर। मतलब एक को तो मिल गया, फिर मान लीजिए दूसरे का ट्रांसफर 6 महीने के अंदर अंदर हो गया, तो दूसरा कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। कितना मिलेगा? 50% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। तो ये था सीटीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रेलवे सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इफ द वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एक्सीड। क्या पूछा गया है कि रेलवे कर्मचारी को उसके द्वारा खरीदे गए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, चल संपत्ति, जैसे गाड़ी, उसके बाद फ्लैट, ऐसा ही कोई भी सामान खरीदता है, तो उस केस में क्या होगा, कितना अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो उसको रेलवे को बताना पड़ेगा कि भैया हमने इतना लाख का गाड़ी खरीदा है, तो कितना वो अमाउंट होना पड़ेगा, टोटल 2 मंथ ऑफ बेसिक सैलरी। अगर 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा का कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, चल संपत्ति खरीदता है 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, सरकार को, रेलवे को बताना पड़ेगा कि उसने ये सामान खरीदा है, ये प्रॉपर्टी उसने खरीदी है। और कितने दिन के भीतर बताना पड़ेगा? 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा रेलवे को, 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमने ये प्रॉपर्टी खरीदा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, याद रखने वाली बात है, 2 मंथ्स ऑफ बेसिक सैलरी। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकिंग सस्पेंशन इज। अगर किसी को सस्पेंड किया गया है और उसको क्या है, रिवोक करना है सस्पेंशन को, तो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एसएफ, शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का, एसएफ, आप लोग ज्यादातर परिचित होंगे SF11 SF5 से। यहाँ पे पूछा गया है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन किस कौन सा फॉर्म से यूज किया जाएगा, सही आंसर हो जाएगा SF4, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का यूज किया जाता है
सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए। क्या करने के लिए? सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का यूज क्या किया जाता है? सस्पेंशन करने के लिए, निलंबित करने के लिए। सस्पेंशन करने के लिए अगर पूछा जाए, सस्पेंशन करने के लिए पूछा जाए, तब क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का यूज होगा। रिवोक करने के लिए 4 का यूज होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज क्या किया जाता है? मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड 5 का यूज किया जाता है। नियम कितना? नियम 9 के तहत, रूल नंबर 9 के तहत जो है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म 6, स्टैंडर्ड फॉर्म 6 किस लिए यूज किया जाता है? अगर किसी को हमको सस्पेंड कर दिए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसको देखने नहीं देना है, इस डर से कि वो उसको टेम्पर ना कर दे, तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 6 का यूज किया जाता है कि भैया तुमको नहीं देखने मिलेगा, तुम्हारे अगेंस्ट में जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट जो है पेश किया गया, उसको तुमको देखने का अनुमति नहीं दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज किया जाता है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों जाता है कि भैया जांच अधिकारी कौन होगा, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का। स्टैंडर्ड फॉर्म 8 का यूज क्यों किया था? स्टैंडर्ड फॉर्म 8 का यूज किया जाता है जिसके समक्ष पेश होना है, पेश होने करने वाले अधिकारी की नियुक्ति के लिए। उसके लिए क्या होगा? पेश करने वाले अधिकारी की नियुक्ति के लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म 8 का यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ग्रुप बी ऑफिसर आर एंटाइटल फॉर डैश नंबर ऑफ प्रिविलेज पास पर ईयर। तो ग्रुप बी ऑफिसर के बारे में पूछा है कि ग्रुप बी ऑफिसर को कितना पास मिलता है एक साल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 6। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? टोटल 6 पास मिलेगा। नॉन गैजेटेड कैडर को कितना मिलेगा? नॉन गैजेटेड कैडर को जो है हर एक नॉन गैजेटेड कैडर को कितना मिलेगा? 3 सेट। कितना मिलता है? 3 सेट मिलता है। एनएफआर में कितना मिलता है? एनएफआर में मिलता है 4 सेट। एनएफआर में कितना मिलता है? 4 सेट मिलता है। और बाकी अदर देन एनएफआर में कितना मिलता है? 3 सेट मिलता है। पहले 5 साल में, पहले 5 साल में अगर किसी का नियुक्ति होता है तो पहले 5 साल में कितना पास मिलेगा? सिर्फ एक पास मिलेगा। पहले 5 साल में, नियुक्ति के पहले 5 साल में एक पास मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा? 3 पास मिलेगा। एनएफआर में पहले 5 साल में कितना पास मिलेगा? 2 पास मिलेगा। बाकी उसके बाद कितना मिलेगा? 4 पास मिलेगा। ऑफिसर बी को कितना मिलेगा? ऑफिसर बी को कितना पास मिलता है? ग्रुप बी ऑफिसर को टोटल 6 पास मिलता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्रुप बी ऑफिसर को कितना सेट ऑफ पीटीओ मिलता है। ग्रुप बी ऑफिसर को कितना सेट ऑफ पीटीओ मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, फॉर ग्रांटिंग स्टडी लीव टू एनी रेलवे एम्प्लॉय he or she should have completed at least dash year of service। मतलब किसी रेलवे कर्मचारी को क्या चाहिए? स्टडी लीव चाहिए। तो उस केस में क्या कंडीशन है? कितने इयर्स का जो सर्विस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए? 5 साल का। 5 साल का जो सर्विस है वो कंप्लीट होना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा? स्टडी लीव मिल पाएगा। रेलवे में 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ही कर्मचारी को स्टडी लीव की स्वीकृति दी जाती है। और इसमें क्या है? अगर कोई रेलवे कर्मचारी स्टडी लीव ले लेता है और वापस आने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट 3 साल तक उसको रेलवे में ही काम करना पड़ेगा। 3 साल तक, अगले 3 साल तक क्या है? उसको बॉन्ड भरा जाएगा कि अगले 3 साल तक वो क्या करेगा? रेलवे में ही काम करेगा। और एक बार में 12 महीने का जो है स्टडी लीव मिल सकता है। एक बार में जो है 1 साल का 12 महीने का स्टडी लीव मिल सकता है, जिसे क्या है 24 महीने तक 12 मंथ तक एट अ स्पैन मिलता है। बाद में 24 मंथ तक से बढ़ाया जा सकता है। बाद में क्या कर सकता है?
24 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई रेलवे डॉक्टर की पढ़ाई में जो है स्टडी लीव लेना चाहता है तो उसे मैक्सिमम 36 मंथ, उसे क्या होगा, मैक्सिमम 36 मंथ तक जो है स्टडी लीव मिल सकता है। और जो छुट्टी कटेगा वो किसी भी, ना तो एलएपी से कटेगा, ना ही एलएचईपी से कटेगा, ना ही और किसी लीव से कटेगा। ये स्पेशल टाइप का लीव है जिसे क्या है किसी भी छुट्टी के साथ डेबिटेड नहीं किया जाता है। और इस दौरान क्या मिलेगा, इस दौरान अध्ययन के दौरान छात्रवृत्ति या वजीफा जो होगा वो मिलेगा, उसको फुल मिलेगा। अगर अगर कोर्स पूरा होने पर वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है तो जितना पैसा मिलेगा वो सारा रिटर्न करना पड़ेगा। इस दौरान जितना पैसा मिलेगा वो सारा रिटर्न करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच कैन बी ग्रांटेड अंडर MACPR। तो क्या है, MACP के तहत जो है मैक्सिमम कितना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। तो MACP क्या है, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ग्रेडेशन जो है, जब भी किसी रेलवे कर्मचारी का क्या होता है, रेल में 10 साल का सेवा पूरा हो जाता है और इस दौरान क्या होता है उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसे क्या मिलता है, MACP दिया जाता है। MACP दिया जाता है। कितनी बार दिया जा सकता है किसी रेलवे कर्मचारी को, 3 बार दिया जा सकता है। कितनी बार दिया जा सकता है, 3 बार दिया जा सकता है अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो उस दौरान। और क्या होगा वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, मूल वेतन का जो है 3% जो होगा वो वृद्धि होगा। कितना होगा, मूल वेतन का 3%। और MACP मिलने के लिए जो APR में बेंचमार्क होगा वो क्या होगा, वेरी गुड होना पड़ेगा। वेरी गुड से अगर कम है तो MACP नहीं दिया जा सकता है, वेरी गुड होना पड़ेगा। क्या है, वेरी गुड होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम्स फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इज डैश डे सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। क्या पूछा गया है, द लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इज डैश डे सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। मतलब अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है टीए क्लेम करता है, मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने वर्तमान पोस्टिंग स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर ड्यूटी करने जाता है तो उस केस में उसको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो क्या है, जब से वो टीए कब तक, कितने दिन के अंदर क्लेम करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर क्लेम करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर क्लेम करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर। अगर कोई रेलवे कर्मचारी क्या होता है, रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उस केस में उसके पास 180 दिन का समय रहता है। जो नॉर्मल कर्मचारी हैं जो रेलवे में हैं उनके लिए 60 दिन, अगर कोई रिटायर हो गए हैं तो उसके लिए 180 दिनों का टाइम रहता है। ये कब मिलता है, जब कोई रेलवे कर्मचारी क्या है अपने वर्तमान पोस्टिंग प्लेस से 8 किलोमीटर से अधिक, 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी जा में क्या होता है, ड्यूटी जो है करता है तो उस दौरान क्या मिलेगा उसको, टीए मिलेगा। वो टीए क्लेम कर सकता है। अगर 6 घंटा तक ड्यूटी करता है, 6 घंटा तक ड्यूटी करता है तो 30% ऑफ बेसिक मिलेगा। 30% मिलेगा, जो टीए का रेट है उसका 30% मिलेगा। 12 घंटा ड्यूटी करता है तो उस केस में मिलेगा 70%। अगर 12 घंटा से ज्यादा करता है, मोर देन 12 आवर्स से करता है तो 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अभी लेवल 6 का कितना है, अभी लेवल 6 का जो 100% है वो कितना है, 1000 रुपीज। लेवल 6 का जो टीए का 100% का रेट है वो कितना है, 1000 रुपीज जो है वर्तमान में है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आप अपने सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है। तो इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।